हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट नंबर 3 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर एक टॉपिक है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने एक लॉ दिया था, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब ये जो लॉ है ये किसके ऊपर है? ये है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है ना, अब हमें पता है ऑर्स्टीन ने ये कहा था कि एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास जो है कोई फील्ड है जिसकी वजह से नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो लेटर ऑन उसको एक्सप्लेन किया फिर किसने, कि भाई एम्पियर ने उसको एक्सप्लेन किया। एम्पियर स्विमिंग रूल जो आया था, हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी, या फिर मैं कहूँ कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है निडल का उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी, वो एम्पियर ने दिया था। ठीक है, तो बायोट-सैवर्ट्स ने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक करंट कैरिंग वायर के, उसके पास में जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो बायोट-सैवर्ट्स ने बताया। तो एक करंट कैरिंग वायर हमें लेनी है, कोई भी कितनी भी लेंथ की हो, चाहे इनफाइनाइट लेंथ की हो, कैसी भी शेप हो, कुछ भी हो। ठीक है, करंट कैरिंग वायर लेनी है बस हमें। तो ये ले लिया मैंने करंट की डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है लेट से यहाँ पे पी पॉइंट पे, और यहाँ पे लेट से मैंने लेता हूँ छोटा सा एक एलिमेंट, ये लेंथ का, लेट से इसकी लेंथ जो है dl है। तो बायोट-सैवर्ट्स ने क्या कहा, इट टेल्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट समझते हो? करंट का एलिमेंट मीन्स जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो और एक छोटी सी लेंथ हम ले ली। आई इंटू में dl जो है यहाँ पे करंट एलिमेंट है, आई dl करंट एलिमेंट। ठीक है, या लेंथ एलिमेंट हम बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे dl, मतलब छोटी सी लेंथ का, एक छोटी सी लेंथ की वायर ले लिया हमने जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो छोटी सी लेंथ की वायर ली है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ही आएगा यहाँ पे, है ना। तो उसी को स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को इसने बताया बायोट-सैवर्ट्स ने कि कितना होगा वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए क्या करें, हमने सबसे पहले तो क्या कर लिया, एक स्मॉल एलिमेंट बना लिया, और लेट से ये डिस्टेंस पे है, कुछ r डिस्टेंस के ऊपर है, और लेट से एंगल जो बना रहा है ये थीटा बना रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने मान ली। करंट एलिमेंट हमें पता लग गया, ये छोटा सा एलिमेंट है, आई इंटू में dl करंट एलिमेंट है। अब इसकी डायरेक्शन जो होगी किस साइड में होगी, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जो होगी, करंट एलिमेंट डायरेक्टेड एज करंट डायरेक्टेड, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है ना वही इस एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है भाई, इस dl की जो डायरेक्शन होगी ना वो ऐसे ही होगी जिस साइड में करंट फ्लो हो रहा है अपना। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, लेट dB बी द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट, उस पॉइंट को नाम मैंने दे रखा ऑलरेडी, एट पॉइंट P पे। 2 नंबर का ये टॉपिक बनता है पूरा, तो इसमें पूरा आपको ऐसे लिखना है पूरी डिटेल से, करंट एलिमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, हम कितना होगा, किस किस पे डिपेंड करेगा, वो अभी लिखेंगे हम। मेन जो आने वाला है वो है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये लेट से मैंने ये सब तो अजम्पशन है, ये लेट से मान लिया मैंने, इस मैग्नेटिक फील्ड जो है स्मॉल है, dB है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। ठीक है, तो इस ये जो dB है ना स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ये किस किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, पहली बात तो ये है कि करंट पे डिपेंड करेगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर से, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, सेकेंडली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस, जो ये r जो बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होता जाएगा। देखो आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, आपने महसूस किया होगा कि जो ज़्यादा वायर जाती है बड़ी बड़ी, उसके हम ज़्यादा नीचे होते हैं तो कोई फील नहीं होता, लेकिन जो उसके पास जाते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि कुछ इफेक्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड का देखने को मिलता है।
तो वही है, जो जो डिस्टेंस दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होता जाएगा। ठीक है। थर्ड इसमें कंपोनेंट है dl साइन थीटा। ठीक है, dl साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस r के जो है इस dl लेंथ का, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये होगा dl कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर dl साइन थीटा, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ dl के। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये क्या बनेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाओगे यहाँ से तो कितना, लेट से मैं लिख देता हूँ के म्यू नोट नहीं, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। देखो सिंस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक फील्ड है तो फील्ड की एक डायरेक्शन होती होगी, तो डायरेक्शन इसकी दी जाएगी, डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे। पहले इस के को देखते हैं, के क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू होती है म्यू नोट बाई 4 पाई इन एस आई यूनिट्स। ठीक है, और के की वैल्यू 1 होती है इन सी जी एस यूनिट्स। ठीक है, अब म्यू नोट क्या है यहाँ पे, तो म्यू नोट है, देखो म्यू को ऐसे लिखते हैं, सिंबल जो है परफेक्ट बनाना आपको, ऐसे सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी आएगा और परमिबिलिटी का भी है ये म्यू नोट। ये नोट लगा दिया, जैसे एप्सिलॉन नोट पढ़ा था हमने, एप्सिलॉन नोट का मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, सिमिलरली ये है परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। अब परमिबिलिटी क्या होती है, जैसे परमिटिविटी क्या थी कि भाई वो ये बताती है परमिटिविटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये क्या है, ये बताता है इट टेल्स अबाउट हाउ मैग्नेटिक फील्ड, इट टेल्स अबाउट हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजेज विद हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजेज विद मैग्नेटिक मीडियम। अगर मीडियम जो है चेंज हो जाए, मैग्नेटिक मीडियम, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे चेंज होगा, ये इस पे डिपेंड करता है परमिबिलिटी पे। ठीक है भाई, यहाँ पे फ्री स्पेस है, पहले तो हमने फ्री स्पेस ले रखा, अभी तो म्यू नोट ले लिया मैंने। अगर यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक मीडियम है, मैग्नेटिक मीडियम मतलब यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है पहले से ही कहीं से, मतलब कुछ और वायर जा रही है आसपास से, या फिर किसी भी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक मीडियम बन रहा है, या फिर कुछ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक मीडियम बन रहा है, तो वहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होगा। अगर फ्री स्पेस नहीं है यहाँ पे तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा वहाँ पे। कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा वो अभी करते हैं हम। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया था कि एप्सिलॉन नोट जो है चेंज हो जाता है एज इलेक्ट्रिक मीडियम चेंजेज, है ना, तो वहाँ पे डायरेक्टिव कांस्टेंट आता था। यहाँ पे एक आएगा रिलेटिव परमिबिलिटी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होगी, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी हमने पढ़ा था सेम वैसे ही ये है, इसको लिखेंगे म्यू आर से, जैसे उसमें डायरेक्टिव कांस्टेंट भी बोल दिया था उसको मैंने, लेकिन यहाँ पे इसको यही बोलेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, परमिबिलिटी इन मीडियम डिवाइड बाय परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से परमिबिलिटी इन मीडियम जो है, ये वाला म्यू जो है क्या आ गया, म्यू नोट मल्टीप्लाई बाई म्यू आर। तो अगर मीडियम चेंज होता है, मतलब यहाँ पे कुछ मीडियम और है, तो यहाँ म्यू नोट नहीं लेंगे, फिर के की जगह म्यू नोट बाई 4 पाई नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे म्यू बाई 4 पाई। ठीक है, और उस म्यू आर की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग आएगी। अब इस म्यू नोट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, फ्री स्पेस के अंदर है ना म्यू नोट, तो इस म्यू नोट की जो वैल्यू है और यूनिट है, इसकी यूनिट हम पढ़ते हैं साथ में, तो 4 पाई इंटू में 10⁻⁻⁷, ये तो होगी इसकी वैल्यू, SI वैल्यू। यूनिट बताओ जरा इसकी कैसे निकालेंगे। देखो यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, इस के की वैल्यू में ये म्यू नोट बाई 4 पाई पुट करोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अपना क्या बनेगा, पहले ये मैग्नेटिक फील्ड लिख ले हो आप, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू नोट बाई 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर, है ना। म्यू नोट की वैल्यू जो होगी वो है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻⁷, और म्यू नोट बाई 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, यूनिट बताओ यहाँ से, देखो इसकी यूनिट हमें बतानी है, तो बाकी सारी टर्म जो है इधर ले आओ, तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई ये, चलो यहाँ से रफली हम कर लेते हैं एक बार। म्यू नोट की वैल्यू जो होगी क्या होगी, डी बी आर स्क्वेयर आई डी एल साइन थीटा, और 4 पाई का फैक्टर हो रहेगा, 4 पाई तो कांस्टेंट है, यूनिट में कोई हिस्सेदारी नहीं है इसकी। साइन थीटा की भी कोई यूनिट नहीं होती, बच गई जो यूनिट है उनकी सबकी यूनिट पुट कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, ये आर स्क्वेयर, आर डिस्टेंस होती है मीटर, मीटर स्क्वेयर, करंट की एम्पियर, फिर से लेंथ मीटर, इसकी कोई यूनिट नहीं है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो टेस्ला मीटर बाई एम्पियर ये यूनिट आ गई एक इसकी परमिबिलिटी की। ठीक है, परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, परमिबिलिटी इन मीडियम उसकी यूनिट भी यही होगी जो इसकी परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस की है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, जैसे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमने याद की थी, तो सेम इसकी वैल्यू भी याद रखनी है अब। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया है बायोट-सावर्ट्स की लॉ से। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, जरा क्या आएगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखो इसको, देखो साइन थीटा आ रहा है ना यहाँ पे, तो वेक्टर में क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पे हम आई डी एल, अब इसमें देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर में से या तो आर हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ये लेंथ हो सकती है, करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर हम लगाएंगे डी एल पे और आर पे। अब ये आर तो ऊपर तो है नहीं, तो वेक्टर कैसे लगाएंगे, ऊपर नीचे तो क्रॉस होता नहीं है, है ना। तो आप क्या करो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो, ऐसे कर सकते हैं हम, है ना। तो ये बनेगा आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में ये बन गया बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, अगर इसकी एप्लीकेशन आप करेंगे ना आगे, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर पूरा मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे फिगर को, यहाँ पे दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दोगे आप, तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पूरी वायर की वजह से, है ना। तो सेम बस वही करना है, इसकी एप्लीकेशन हम बाद में करेंगे, अभी आज तो यही पढ़ते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ, है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन दी जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट है तो किससे गिवन दी जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, या फिर राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं, स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे। जैसे इस केस के अंदर, जैसे मैं मान लिया कि पी पॉइंट जो है इस साइड में है और ये एंगल बना रखा है और करंट इस साइड में फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे गिवन होगी। देखो यहाँ पे स्क्रू रखना है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लेंथ एलिमेंट का और इस आर का। ठीक है, अब डी एल से आर की तरफ जाना है हमें, तो डी एल इधर है मेरा और आर इधर है, तो डी एल से आर की तरफ जाओ, ऐसे घूम रहा है, नहीं तो ऐसे घूम रहा है तो किधर जाएगा ये, ऐसे घूमता तो बाहर जाता है, ऐसे घूम रहा है तो अंदर की तरफ, तो इनवर्ड है, इनवर्ड टू बोर्ड है इस केस के अंदर। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड बाय बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, अब इसकी एक देखो डेफिनेशन के अंदर ही एक चीज आ रही है कि इफ स्पेशल केस में हम करें, अगर इफ थीटा इज 0 डिग्री या फिर मैं कहूं 180 डिग्री, मतलब ये पी पॉइंट जो है या तो यहां पे हो या फिर यहां पे हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड देखो उसके अंदर अगर हम देखें साइन थीटा का फैक्टर आ रहा था, अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं इसको, मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, वेक्टर वाला तो
वेक्टर वाला तो डायरेक्शन हम आप वैसे ही बता देंगे, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वेक्टर तो हम डायरेक्शन वैसे बता देंगे यूजिंग स्क्रू रूल, DL से R की तरफ। बस इसे तो मैंने ऐसे बताया है कि DL से R की तरफ जाना है, ये बात ध्यान रखनी है, R से DL की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। अगर थीटा 0 है या 180 डिग्री है तो साइन 0 या 180 जो है कितना होता है, 0 होता है। तो उस केस में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, 0, और ऑल मैग्नेटिक फील्ड भी कितना ही आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग वायर इज 0, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर, ऑन द करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज 0। एक वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होगा। तो ये हमारा बायट-सावर्ट्स लॉ था। इसका जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे।